नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उमेद राम बेनीवाल जी। राजस्थान के सीमावर्ती और रणनीतिक रूप से अहम बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से हमारे साथ हैं वर्तमान सांसद कांग्रेस नेता उमेद राम बेनीवाल जी। किसान पृष्ठभूमि से आने वाले उमेद राम बेनीवाल संसद में जल संकट, सीमावर्ती विकास और स्थानीय रोजगार जैसे अहम मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे उनके संसदीय सफर के बारे में, क्षेत्र के विकास और आने वाले एजेंडे पर। उमेद राम जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। मेरा पहला सवाल, जो अब तक का आपका सफ़र रहा है 1.5 साल का संसदीय सफ़र, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या उपलब्धियां आपके इस संसदीय सफ़र की रही हैं? देखिए, मेरा संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ थार का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो हमेशा अभावों की श्रेणी में रहा। और वहाँ पर लोगों ने अकाल के साये में हो, चाहे तेज़ आंधियाँ हो, खूब संघर्ष किए और संघर्ष भरी जिंदगियाँ जी है लोगों ने। और अपने आप को थार के अंदर स्थापित करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी, तो वो संघर्षों से गुजर के आए हैं। और वैसे पिछले 1.5 साल में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए संसद के अंदर आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ी उपलब्धि की आप बात करें तो हमने बार बार मांग की और पिछले 35-40 साल से डिमांड चल रही है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर रेलवे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, जो नीति सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस बारे में एक सफलता मिली है कि उसके सर्वे के लिए अभी पुनः पहले 10-15 साल पहले और उसकी सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तब उसको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट को पुनः सर्वे के लिए अनुमति मिली है और इसका सर्वे भी हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर ही जो खाजूवाड़ा बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से भाबर तक ये बॉर्डर की रेल लाइन है और करीब करीब ये 600-700 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो ये अगर हो जाती है तो थार के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सफलता होगी और उनकी एक लाइफ लाइन साबित होगी। आप राजस्थान की राजनीति से बिलोंग करते हैं, 2 बार आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है। ऐसे में विधानसभा की जो चुनौतियां हैं वो अलग हैं और लोकसभा क्षेत्र की चुनौतियां अलग हैं। ऐसे में प्रश्नकाल, शून्यकाल या फिर निजी विधेयक के माध्यम से जो आप प्रश्न उठाते हैं, विषय उठाते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं संसदीय कार्रवाई के दौरान? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी जल जीवन मिशन के अंदर जो काम चल रहा है, तो सबसे पिछले पायदान पे हमारे क्षेत्र का काम चल रहा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट राजस्थान के जितने ज़िलों के अंदर जो चल रहा है, तो उसमें सबसे लास्ट में बाड़मेर का है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बार बार मुद्दे उठाते हैं, तब उसकी तरफ ध्यान जाता है और काम आशा करते हैं कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो पानी की उपलब्धता वहाँ कम है, जो डिमांड ज़्यादा है और पानी कम है, तो इसके लिए भी बार बार सरकार से ध्यानाकर्षण माध्यम से इनकी डिमांड रहती है कि पानी की उपलब्धता, चाहे नर्मदा नहर की तरफ से या इंदिरा गांधी नहर की तरफ से जो आपने एग्जिस्टिंग सोर्सेज अप्रूव किए हैं, वो बहुत ही पुराने समय में एक एस्टीमेट था। और आपने जब योजना बनाई थी ये जल जीवन मिशन, तो अभी लागू किया, लेकिन पुरानी योजना थी जो 2005-6 में उसको अप्रूवल मिला था। और उस समय जो गणना की गई थी कि प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी कम से कम मिनिमम मिलना चाहिए, तो उसके साथ में पशु पक्षियों के लिए, मवेशियों के लिए पानी की गणना की नहीं। और उसके बाद में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। आपने कोई भी योजना की आंकलन होता है तो वो 25-30 साल के लिए होता है, और ये तो 25-30 साल पूरे हो गए, फिर भी इसका अभी तक फ़ायदा मिला नहीं है। तो सबसे बड़ा संकट है जल जीवन का पानी का, क्योंकि हमेशा पानी के लिए अब, और मारवाड़ के अंदर, हमारे थार के क्षेत्र के अंदर घी दूध से ज़्यादा पानी की वैल्यू होती थी। पानी को सजो के रखते थे और घी गिर जाता था तो कोई उनको चिंता नहीं होती थी, लेकिन पानी 1 लीटर भी गिर जाता था तो बड़ी डांट फटकार पड़ती थी हमको भी जब हम छोटे थे। तो पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है वहाँ लोगों को। और अभी जल जीवन मिशन के अंदर पाइप तो बिछा दिए, लेकिन पाइप बिछाने के बाद में लगभग 90% से अधिक
घरों के अंदर, नलों के अंदर पानी नहीं आया है, खाली नल आ गए। तो इसके लिए भी हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आपने नल जो बिछाए हैं उसके अंदर जल भी आए और प्रचुर मात्रा में आए। आप राजस्थान की हम बात करें, आपके चुनावी क्षेत्र की हम बात करें, हम केंद्र की बात करें, एक सांसद की जो अहम जिम्मेदारी है वो एक कड़ी की तरह है। वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र हो, उनके बीच में कड़ी की तरह काम करना ताकि क्षेत्र का बुनियादी विकास किया जा सके। जैसा कि आपने बताया कि पानी की समस्या सबसे प्रमुख है। ऐसे में खेती की अगर हम बात करें, पानी से जुड़ा विषय है, खेती पर निर्भरता ज़्यादा है, किसान वर्ग ज़्यादा है। ऐसे में कौन सी प्रमुख फसलें हैं, कौन सी आपको चुनौतियाँ दिखती हैं रोज़गार की अगर हम बात करें, अगर उन चुनौतियों को देखें तो? बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए भी मेरी प्राथमिकता ये है, मैंने 2-3 बार मांग भी की कि नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर, इनको आपस में लिंक करने की पहले प्लानिंग थी और बाद में बजट की कमी या पानी की कमी की वजह से उसको रोक दिया गया। बीच में डेजर्ट नेशनल पार्क का भी कोई इश्यू आया था, उसकी वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो मैं सरकार से बार बार पुनः मांग करता हूँ कि इन दोनों नहरों को लिंक किया जाए, आपस में जोड़ा जाए। और जो मोदी जी अभी बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, तो पानी रोक दिया है तो वो राजस्थान ही सूटेबल है कि इसके पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल हमारे राजस्थान के अंदर पानी आए और डैम की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाए या नए डैम बनाकर इंदिरा गांधी नहर के अंदर पूरी मात्रा में पानी आए, ताकि किसानों को जो गंगानगर से लेकर जैसलमेर के लास्ट सम तक अभी रामगढ़ तक पानी आ रहा है, तो उसको आगे प्रोजेक्ट करके गडरा तक लेके आए, इधर से नर्मदा नहर को भी गडरा तक लाके। तो एक ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि बॉर्डर के ऊपर एक बैरियर के रूप में भी काम करेगी और किसानों को खुशहाल करेगी। वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और किसान बहुत मेहनती है, बस कमी है पानी की। तो पानी अगर पहुँच जाता है, दोनों नहर लिंक होती है, तो फसल की भी कोई कमी नहीं रहेगी और किसान बहुत ही मेहनती है। इसके साथ साथ किसानों को बिजली की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी बार बार डिमांड रहती है। और बिजली के लिए जो सिस्टम है पुराने, उसको सुदृढ़ करवाना, नए जीएसएस स्थापित करवाना, पुराने जीएसएस के अंदर फीडर की कैपेसिटी बढ़ाना, ट्रांसफार्मर जो लो कैपेसिटी के उसको हायर कैपेसिटी के करवाना, पुरानी ओल्ड ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनको दुरुस्त करवाना, इन सब में प्राथमिकता रहेगी ताकि किसान को खेत के अंदर पानी और बिजली मिल जाए। तो दूसरी सुविधाओं को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान खुद मेहनती है और मेहनत पे भरोसा रखता है। और विशेषकर हमारे थार के किसान बहुत ही मेहनती है और किसी के आगे ऐसे कभी हाथ नहीं फैलाया। उन किसानों ने हमेशा ज़रूरतमंद को ऐसे हाथ करके उनको देने का काम किया है। तो उनकी मेहनत के ऊपर हमें गर्व है और सरकार से ये अपेक्षा है कि उनको बिजली और पानी हर खेत तक मिल जाए, तो हमारा थार का क्षेत्र जो हमेशा अभावों की श्रेणी में रहा, तो वो खुशहाल हो सकता है, संपन्न हो सकता है। जी, जिस तरह से आपने बताया अपने क्षेत्र को लेकर विस्तृत रूप से, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, बाड़मेर जैसलमेर सबसे बड़े चुनावी क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो भी अपार हैं। जनसंख्या की बात करें, ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें, जो चुनौतियां हैं आपको कौन सी लगती हैं और प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? संसद में अपने क्षेत्र से जुड़ी 3 प्राथमिकताएं आपकी सबसे बड़ी कौन सी हैं, जिनको लेकर अगले 5 सालों में आप संघर्ष करेंगे और ज़मीन तक उन्हें लेके आएंगे? बिल्कुल ठीक बताया आपने प्रदीप जी। जो लेह लद्दाख के बाद में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वो भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मेरे संसदीय क्षेत्र की 725 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। तो बॉर्डर के इलाकों के लोगों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ के गाँव के अंदर नेटवर्क नहीं है, कई गाँव के अंदर रोड नहीं है, वहाँ के स्कूल के अंदर कई जगह स्कूलें भी अभी प्रॉपर ढंग से नहीं चल रही है, स्कूलों के अंदर लाइट पानी की सुविधा नहीं है। तो मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी कि हर घर तक पानी पहुँचे, लाइट पहुँचे। आपने 3 जो डिमांड बताई, जो पहली है पानी की, किसानों के लिए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, खेती के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, और दूसरी मांग है कि घर घर तक लाइट हो और किसानों के लिए भी पूरे वोल्टेज के साथ में कम से कम 8 घंटे, वो भी दिन के अंदर बिजली मिले। ये 2 प्राथमिकता है। और तीसरी जो मैंने ट्रेन की आपको बात की, जो हमेशा अभावों की श्रेणी में रहा हमारा क्षेत्र, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस बार उम्मीद करते हैं कि हमारे रेल मंत्री जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहाँ पढ़े हैं, वहाँ के जाए जन्मे हैं, तो उनसे बहुत बड़ी राजस्थान वासियों को, मेरे को ही नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों को और पूरे पश्चिम राजस्थान के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये मंत्री जी अब हमारे क्षेत्र के अंदर एक बड़ी सौगात देंगे, जो
बॉर्डर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लोगों की लाइफ लाइन है। यहाँ से पूरी साउथ से कनेक्टिविटी हो जाएगी, सीधे गुजरात से लेकर जैसलमेर और उत्तर भारत के अंदर पंजाब तक की कनेक्टिविटी सीधी हो जाएगी। तो ये 3 जो मुख्य मांग है। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी डिमांड है जैसलमेर के लिए। फ़्लाइट की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो, मतलब पूरे साल हो। अभी सीजनेबल चलती है का जो सीज़न है टूरिस्ट सीजन, उसमें 4 महीने फ़्लाइट की और सेवाएं चलती है, तो पूरे साल हो। जैसे और बाड़मेर के अंदर उतलाई जो एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंदर इन्होंने शामिल किया है, लिस्ट के अंदर तो नाम लिखा है, लेकिन वहाँ तक अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ से भी हवाई सेवाएं शुरू हो, क्योंकि वहाँ अपने भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर लग रही है, अभी पूर्ण होने वाली है। तो उसकी दृष्टि से और क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन की वहाँ साइटें हैं, विंड और सोलर की बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ भी आ रही है वहाँ, कोयले की वहाँ प्लांट लगा है, JSW जो थर्मल पावर प्लांट है, और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की संभावना को देखते हुए वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी एयर की हो, एयरलाइंस की हो, तो क्षेत्र के अंदर लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ बाड़मेर से लंबी दूरी की ट्रेनें जो लंबे समय से लोगों के लिए आवश्यक हैं वो भी हो। जिस तरह से आपने बताया अपने क्षेत्र को लेके अपनी प्राथमिकताएं आपने बताई, वहीं आपने बताया रिफाइनरी के बारे में। रिफाइनरी से होने वाला जो लाभ है आपके क्षेत्र को मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा। तो वहीं आपकी प्रायोरिटीज़ में अगर रोज़गार की हम बात करें, युवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें, इसको लेकर क्या सोच है कि आने वाले 5 सालों में इन बुनियादी विषयों को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएंगे, रोज़गार की दृष्टि से ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की? तो क्या प्लानिंग है अगले आने वाले 5 सालों में? देखिए, मेरे चुनाव के अंदर आपने अभी बताया था कि आप भी आए थे उधर, तो हमारा ये चुनाव मेन थीम यही था कि शिक्षा ही संकल्प, इस नारे के ऊपर हमने चुनाव लड़ा। और उसी के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरा विज़न है कि प्रत्येक स्कूल के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगे। और उसी कड़ी के तहत मैंने चुनाव से पहले भी 50 स्कूलों के अंदर लगाए थे डिजिटल बोर्ड, जो भामाशाहों के सहयोग से। और अभी चुनाव के बाद में करीब 400 स्कूलों के अंदर डिजिटल बोर्ड लगाने की मैंने स्वीकृति दे दी है। और मेरा जो संसद निधि का पैसा है वो 80% से अधिक एजुकेशन के अंदर खर्च हो रहा है। और मेरी यही प्राथमिकता है कि जब तक बेसिक एजुकेशन मजबूत नहीं होगा, बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं होगी, तो आगे प्रोग्रेस करने में दिक्कत आएगी। और वैसे शिक्षा की दृष्टि से बाड़मेर सबसे पिछले ज़िलों के अंदर गिना जाता था, राजस्थान की बात करें तो। अभी पिछले 10-15 साल के अंदर काफ़ी लोगों के अंदर जागृति आई है और वहाँ से बच्चे पढ़कर हर बड़ी भर्ती में UPSC हो, चाहे RPSC हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल सेक्टर के अंदर हो, बाड़मेर का नाम ज़रूर आता है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए आपके माध्यम से कि बाड़मेर के बच्चों जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो बाड़मेर भी शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। और वहाँ IAS और IPS और जो भी भर्तियों के अंदर बच्चे होनहार सेलेक्ट होके आते हैं, उसके ऊपर हमें फ़ख्र है, गर्व है। बाड़मेर और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें विशेषकर, तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस ज़रूरत है हमें उन्हें मोटिवेट करने की, उन्हें आगे लाने की। उस कड़ी के अंदर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तभी बच्चे एजुकेशन अच्छा होगा, तभी इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर जाएंगे तभी रिफाइनरी का भी वहाँ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छे पढ़ लिख कर पेट्रोकेमिकल हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या एस्टिमेशन इंजीनियरिंग हो या अलग और तरीके के जो IT सेक्टर के अंदर वगैरह सब जगह जाएंगे बच्चे, तभी उस क्षेत्र का विकास होगा। और तभी बच्चे अपने क्षेत्र के अंदर अपने दम पर वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी स्थापित करने लग जाएंगे। जिस दिन वहाँ के स्थानीय लोग पढ़ लिख कर अपने क्षेत्र के अंदर ही अपने व्यवसाय की शुरुआत करेंगे, उसी दिन से वहाँ के क्षेत्र का डेवलपमेंट और गति से आगे बढ़ेगा। जी, जिस तरह से आपने बताया क्षेत्र का डेवलपमेंट और गति से आगे बढ़ेगा अगर शिक्षा बेहतर होगी, बुनियादी शिक्षा पे काम किया जाएगा। वहीं अगर शिक्षा को बेहतर तरीके से अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो रोज़गार की बात आती है। रिफाइनरी की आपने बात की, और भी आपने बात की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बात की, जिस तरह से सोलर प्लांट लग रहे हैं बिजली के उत्पादन के लिए। वहीं अगर हम बात करें पर्यटन की, तो पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर की बात जब भी आती है पर्यटन की, तो जैसलमेर, बाड़मेर या राजस्थान का नाम सबसे पहले लिया जाता है।
तो पर्यटन की दृष्टि से किस तरह की संभावनाएं आपको नज़र आती हैं आने वाले 5 सालों में अपने चुनावी क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा चुनावी क्षेत्र है, बाड़मेर के 7 क्षेत्र आते हैं, जैसलमेर आता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरे दिमाग में एक प्लानिंग है कि एक पर्यटक स्थलों का एक कॉरिडोर भी बने वहाँ, ताकि लोगों को वहाँ जाने के लिए सुविधा हो। और वैसे अपार संभावना है पर्यटक की वहाँ। सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रह्मधाम अछोतरा हमारा बहुत बढ़िया ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। उसके आगे नाकोड़े जी का तीर्थ स्थान है, जैन धर्म से संबंधित और सभी धर्म के लोग वहाँ मानते हैं। उसके बाद खेड़ में रणछोड़ राय जी का, हनुमान जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है। उसके बाद में रामदेव जी का अवतार धाम है, वहाँ पश्चिम राजस्थान और आदि गुजरात के लोग और MP के लोग वहाँ आते हैं मना। और उसी दृष्टि से किराड़ू है। इन पर्यटक स्थलों का भी विस्तार हो। और बाकी जैसे सम है, जैसलमेर में सम की तर्ज पर ऐसे कई क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है, जो उसकी तर्ज पर वहाँ डेवलपमेंट अगर किया जाए, सरकार इसकी तरफ ध्यान दें, तो पर्यटक की अपार संभावना है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे पर्यटक मंत्री जी भी राजस्थान से ही हैं, विशेष जोधपुर से हैं, और तीसरी बार सांसद है और दूसरी बार मंत्री बने हैं। तो उनसे भी हमारी बात होती रहती है कि आप पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मुनाबा बॉर्डर है उसको भी डेवलपमेंट करने की बात चल रही है, वहाँ जैसलमेर के तनोट के बॉर्डर की डेवलपमेंट की बात चल रही है। उन अगर बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट किया जाए तो लोग भारत पाक की सीमा देखने के लिए भी वहाँ जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ थार की संस्कृति का लुत्फ भी उठा सकते हैं, और वहाँ पर्यटक के रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र विकसित हो सकता है। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। जी, जिस तरह से आपने बताया पर्यटन और बॉर्डर की आपने बात की, अगर हम बॉर्डर पे ही जुड़ा विषय लें कि सीमावर्ती इलाका है आपका, ऐसे में जो समस्याएं हैं वो अलग समय की रहती हैं, अलग तरह से। तो जो चुनौतियां हैं इस क्षेत्र की, विकास को लेकर हो या पर्यटन को लेकर हो, तो एक चुनौतियां भी हैं कि हाँ, ये बॉर्डर वाला एरिया है तो कुछ बंधे हुए एरिया में विकास होगा, कुछ बॉर्डर से जुड़े हुए गांव हैं वहाँ की स्थिति अलग होती है। वहाँ पानी की बात करें, चाहे वहाँ खेती की बात करें, उनकी जो चुनौतियाँ हैं वो किस तरह से रहती हैं? देखिए, बॉर्डर की बात आपने सही कही कि वहाँ बहुत कई किलोमीटर पानी लेने के लिए आज भी जाना पड़ता है। जहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पर सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो उसके अंदर रहने वाले लोगों को पानी आज भी कुओं से पानी खींच के लाना पड़ता है। और ऊँट के ऊपर जो पानी की पखाल जो बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, वो लेके जाना पड़ता है। तो बहुत समस्या है। और वैसे पहले जो BRGF की योजनाएं चल रही थी बॉर्डर के 25-30 किलोमीटर एरिया के अंदर डेवलपमेंट की, 50 किलोमीटर के एरिया की डेवलपमेंट की, वो अनफॉर्चुनेटली इस सरकार ने अभी बंद कर दी है। तो हमारी इसके बारे में भी मांग रही है कि उन योजनाओं को, पुरानी योजनाओं को पुनः चालू किया जाए, ताकि बॉर्डर के ऊपर प्रभावित जो असुविधाओं के अंदर लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि एक्स्ट्रा कोई बजट होगा डेवलपमेंट के लिए, तभी वहाँ की स्कूलें अच्छी होगी, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र ठीक होंगे, वहाँ की सड़कें ठीक होगी, पानी के लिए सब के लिए बजट की ज़रूरत है। तो वो पुरानी योजनाएं बंद कर दी, उसके लिए भी हमने वापस उसको पुनः चालू करने की भी मांग की है। और अभी सरकार ने एक नई वाइब्रेंट विलेज योजना चलाई है, तो उसके तहत भी हम कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र को स्पेशल बजट दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग, जनसंख्या घनत्व कम है और दूर दूर ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं और पीढ़ियों से अभावों की श्रेणी में रहे, तो उनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। वो हमारी मांग निरंतर जारी है। संसद में आप क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहे हैं, ऐसे में संसद का मुख्य काम रहा है कानून बनाने का। कानून बनाने को लेकर आपने भी सहभागिता ली है, चर्चाओं में हिस्सा लिया है। वहीं अगर हम बात करें संसद की समितियों की, आप भी संसद की अहम समिति में हैं, संसद की समितियों को लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह से वो काम करती हैं? किस तरह से आपका अनुभव अब तक 1.5 साल में संसद की समितियों को लेकर रहा है? देखिए, समितियां जो एक तो मॉनिटरिंग उनकी रहती है कि डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है उनकी पैनी नज़र से ऑडिट हो, पैसे का मिसयूज़ नहीं हो, और प्लानिंग इस तरीके की हो जो रोज़गारोन्मुखी हो, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले और सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिले। विशेषकर मैं तो रेलवे कमेटी के अंदर हूँ, तो मेरा यही प्रयास है कि रेलवे नेटवर्क जहाँ असुविधा हैं और जहाँ पर हमेशा पिछड़ा क्षेत्र रहा है, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर रेलवे का ज़्यादा नेटवर्क का डेवलपमेंट हो, विस्तार हो। और रेलवे के पास में शहरों के अंदर जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं उनको अभी जिस प्रकार लीज पे दिया जा रहा है, वो लंबी लीज के, वो चिंताजनक है। उसको शॉर्ट लीज पे दिया जाए और बाकी ऐसे पार्क या
शादी समारोह के लिए वैसी जगह डेवलप कर दे ताकि उनके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं करे, और जब भी रेलवे को ज़रूरत पड़े तो उसको पुनः विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार अलग अलग कमेटी की अलग अलग होती है, जैसे पेट्रोलियम कमेटी के अंदर भी हूँ मैं, वहाँ सलाहकार समिति में, तो वहाँ भी हमारी सलाह यही रहती है कि पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। मेरा कमेटियों के अंदर यही सुझाव रहता है कि जो PSUs कंपनी है उनको उनकी रक्षा करना, उनको प्रोत्साहित करना सरकार की मेन जिम्मेदारी बनती है, और उनको प्रोत्साहित करें। जिस तरह से आपने बताया कमेटियों में किस तरह से काम होता है, संसद में अपनी भूमिका बताई, जब आप बतौर सांसद चुन के आए उससे पहले और बाद के जीवन को कैसे देखते हैं? लोगों के बीच जाना, संघर्ष करना, और आज बतौर सांसद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, इसके बीच की जो सीमा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं? जो आपका पुराना संघर्ष रहा है उसकी बात करें या वर्तमान की बात? देखिए, मैंने मेरी वर्क स्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया। मैं पहले भी जैसे अपने आप को महसूस कर रहा था वैसा सांसद बनने के बाद में भी वही फीलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ में घुल मिल के रहना मेरी शुरू से ही हॉबीज़ हैं, और ये भी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और मेरा खुद का समझना है कि आदमी को वक्त और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को उसी स्टेबल रखना चाहिए, और लोग जैसी भावना रखते हैं उनके अनुसार रहना चाहिए। तो मैं उसी स्टाइल में हूँ, पर मेरी ड्यूटीज जो मेरे कर्तव्य बनते हैं, जिन उद्देश्यों से, जिन आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने मुझे सुन के यहाँ भेजा है, वो काम मैं ईमानदारी से करूँ और अपना प्राथमिकता से करूँ। जी, आपने जिस तरह से बताया, एक सवाल ये है कि जो आपकी पुरानी लाइफ थी वो किस तरह की थी, और जो वर्तमान में अब बतौर सांसद वो सबके सामने है, उसमें क्या बुनियादी फ़र्क आप महसूस करते हैं? पहले और अब तक के जो सफ़र है उसको बताइए। देखिए, मैं साधारण किसान परिवार के अंदर जन्मा। मेरे पिताजी साधारण किसान के खेती का काम करते थे, और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो उन संघर्षों के अंदर से निकल के आए हैं। मेरी प्राथमिक एजुकेशन गांव के अंदर भी हुई, और उसके बाद में छोटा सा कस्बा है, वहाँ से हायर सेकेंडरी मैंने बालोतरा से की। और उसके बाद में हमेशा रोज़गार की चिंता रहती थी, और घर वाले भी कहते थे कि बच्चे की नौकरी लग जाए। तो मैंने आर्मी के लिए भी टेस्ट की तैयारी की, तो आर्मी के अंदर भी नंबर आ गया था। और फिर बाद में दिल्ली पुलिस के अंदर वहाँ भर्ती आई थी बाड़मेर में, तो पुलिस के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पहले कॉल लेटर पुलिस का आ गया था, तो पहले पुलिस के अंदर यहाँ आ गए, और 95 से लेके 2005 तक बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के अंदर सेवाएं दी। और उसके बाद में मेरा ऐसे मन कर रहा था शुरू से ही कि कुछ ज़िंदगी के अंदर अलग करके दिखाना है। तो मैंने आते ही सोचा था कि मुझे ऑफिसर बनना है, और मेरे भी पास में लाल बत्ती वाली गाड़ी हो, बंगला हो। तो उस दृष्टि से मैंने प्रयास किया। UPSC की भी तैयारी की, प्राइवेट भर्ती होने के 12वीं होके मैं कांस्टेबल यहाँ ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में स्वयं पाठी के रूप में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में UPSC की तैयारी भी की। तो वहाँ लगा कि यहाँ सफलता कुछ दिख नहीं रही थी। तो फिर मैंने अपना सोच चेंज किया कि अपने को व्यापार के अंदर जाना चाहिए। तो नौकरी में रहते हुए इधर उधर तलाश की, और व्यापार कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर रिजाइन करके अपना व्यापार किया। 2005 से 10 तक मैंने एक्सपोर्ट का काम किया, और उसके बाद में फिर मेरी मिसेज़ को गांव वालों ने सरपंच बना दिया। और उसके साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया। तो हमेशा नए फील्ड के अंदर लगने में हमेशा रुचि रहती है। उस समय सोलर का काम वहाँ आ गया था हमारे क्षेत्र के अंदर। तो मैंने एक दिन सुबह सुबह अखबार पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था सोलर का हब बनेगा पश्चिम राजस्थान। तो मैंने उसके अंदर संभावनाएं देखी कि इस सेक्टर के चुनना चाहिए, तो मैंने उस सेक्टर को चुना, काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद में 2018 के अंदर RLP पार्टी से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और 23 का लड़ा, और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों चुनाव बहुत कम मार्जिन से रह गया था। और फिर लोगों ने, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बोला कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो लोगों की इच्छा अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोगों की मेहरबानी हुई, फुल आशीर्वाद मिला, और लोगों ने मुझे एक साधारण किसान परिवार से लेकर यहाँ संसद तक पहुँचा दिया। तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे, मेरे जैसे साधारण किसान परिवार के बेटों को यहाँ संसद तक भेजा। जी, जिस तरह से आपने बताया आपका सफ़र रहा, आपने नौकरी की दिल्ली पुलिस से लेके, आपने व्यापार भी किया, विधानसभा चुनाव भी लड़े, अब बतौर सांसद लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में।
तो उम्मीद करेंगे आने वाला वक्त बेहतर हो और आने वाले समय में आप बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के विकास को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ें। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे उमेदाराम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन को लेकर आगे बढ़े हैं और अब बतौर सांसद क्षेत्र की आवाज़ बनकर संसद में पहुंच रहे हैं। सीमावर्ती चुनौतियां हों या विकास की ज़रूरतें, बाड़मेर जैसलमेर जैसे क्षेत्र देश की नीतियों की असली परीक्षा होते हैं। सांसद उमेदाराम बेनीवाल से बातचीत में साफ है कि क्षेत्रीय मुद्दों को संसद तक पहुंचाने की उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये प्रयास ज़मीन पर कितनी बड़ी बदलाव की कहानी लिख पाते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।